और इसके बाद खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर और बस की जोरदार टक्कर में 12 लोगों की मौत। घने कोहरे के चलते हुई टक्कर, अल्लाहगंज क्षेत्र के फर्रुखाबाद मार्ग की घटना। सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया, अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। डंपर और बस की जोरदार टक्कर में 12 लोगों की मौत। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, घने कोहरे के चलते हुई टक्कर। डंपर और बस की जोरदार टक्कर में 12 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। अल्लाहगंज क्षेत्र के फर्रुखाबाद मार्ग की घटना। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भयंकर टक्कर हुई है। इस पूरी घटना में 12 लोगों की मौत फिलहाल बताई जा रही है और अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। डंपर और बस की जोरदार टक्कर में 12 लोगों की मौत। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। और इसी खबर पर हमारे साथ सैयद रिजवान अब्बास लाइव जुड़ चुके हैं। जी सैयद, जिस तरह से हादसे की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से हादसा हुआ और कितने लोग अभी तक इसमें घायल बताए जा रहे हैं? जैसे कि कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मदनापुर के थाना के रहने वाले थे। ये टुकटुकी गांव के पास अल्लाहगंज थाने के पास एक्सीडेंट हुआ है लगभग 10:30 बजे। कोहरे की वजह से जो एकदम कंटेनर में टेम्पू से भिड़ंत हुई, जिसमें कि ऑन स्पॉट 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद 12 लोगों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। जो गंभीर घायल हैं उन्हें पास की सीएचसी में भेजा गया है। मौके पे आला अधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और वहाँ के विधायक जी मौके पे पहुंच गए थे। जी, 12 लोगों की मृत्यु के अलावा घायल कितनी संख्या में है और क्या हालत है, उनको किस तरह से इलाज किया जा रहा है? मैडम, घायल जो हैं लगभग 4-5 हैं, उन्हें सीएचसी में भेजा गया है, लेकिन उनकी गंभीर चोटें हैं जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन मौके पे जो ऑन स्पॉट मृत्यु हुई थी, जिसमें कि 9 एक ही मतलब परिवार के बताए जा रहे, खानदान के मतलब, और 3 की पुष्टि नहीं हुई है, जो कि वहाँ पे उनके जिलाधिकारी मतलब छानबीन कर रहे हैं और करवा के उनके भी परिजनों को पता लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद बुलंदशहर से अगली खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में आज रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव का पीएम मोदी आज करेंगे शंखनाद। पश्चिमी यूपी को पीएम मोदी देंगे 19,000 करोड़ की सौगात। बुलंदशहर मेरठ मंडल को कई परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर में आज रैली को संबोधित करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। पश्चिमी यूपी को देंगे 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बुलंदशहर मेरठ मंडल के क्षेत्र में कई योजनाओं की होगी शुरुआत। बुलंदशहर में आज रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर मेरठ मंडल में कई परियोजनाओं की होगी आज शुरुआत। 19,000 करोड़ की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलंदशहर पर आगमन होगा और इसके बाद रैली की शुरुआत होगी। चुनावी शंखनाद की तैयारी बुलंदशहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2014 में भी बुलंदशहर से ही प्रधानमंत्री ने चुनावी सफर की शुरुआत की थी। एक बार फिर से बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। 19,000 करोड़ की सौगात के साथ बुलंदशहर के वासियों से आज मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं और 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, आज से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जो जनसभाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में जाएंगे, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे उत्तर प्रदेश को साधने का इसके जरिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। मेरठ मंडल के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के एक सेक्शन का लोकार्पण और अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे सहित अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि आज से 2024 जो लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें महज कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है, तो उसको लेकर भी अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान जो है वो अपने हाथों में संभाल ली है और लगातार अब उनके इस तरीके के जो दौरे हैं, इस तरीके की जो जनसभाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। और कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम 22 जनवरी को था उसके जरिए शुरू कर दी थी और अब वो लगातार इस तरीके के दौरे जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज कह सकते हैं काफी अहम उनका बुलंदशहर का ये दौरा है, जिसमें वो कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रियम, जानकारी ये भी है कि 2014 में भी प्रधानमंत्री ने चुनावी सफर की शुरुआत बुलंदशहर से ही की थी। ऐसे में 19,000 करोड़ की योजनाओं के साथ आज पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं 2014 के इतिहास को दोहराने की कोशिश प्रधानमंत्री और बीजेपी के द्वारा करने की कवायद है? बिल्कुल देखिए, 2014 में जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी और बड़ी एक जीत के साथ में बीजेपी की सरकार जो है वो सत्ता में आई थी, तो कहीं ना कहीं उसी को दोहराने का पूरा प्रयास है और उसी के लिए आज भी कह सकते हैं कि ये बुलंदशहर से शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो अयोध्या में जो उनका भाषण रहा उसमें भी साफ तौर पर इस तरीके के वक्तव्य जो थे वो देखने को सुनने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरा प्रयास है बीजेपी का कि इस बार 2014 का जो रिकॉर्ड खुद का है बीजेपी वो तोड़ना चाह रही है और बड़े मैंडेट के साथ में सत्ता में आने की पूरी कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, तो यदि भीड़ की बात करें और तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी भारी संख्या में बुलंदशहर के लोग आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं? देखिए, जो पूरी तैयारी है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका था। अभी भी अगर आप देखें तो लगातार जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जो उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से वहां पे उसका पालन किया जा रहा है और इसके अलावा वहां पर लोकल पुलिस जो है उसकी तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक तैयारी को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खुद समीक्षा करी है और देखा है कि वहां पर सभी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद हो, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई कमी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां जो है कह सकते हैं वो पूरी की गई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो क्या लगता है आपको कितना समय और है? भारतीय जनता पार्टी क्या आने वाले समय में कैंडिडेट की घोषणा को लेकर कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जानकारी है उसके मुताबिक लखनऊ लोकसभा की सीट से उन्होंने अपने विधायक जो हैं उनको यहाँ से बतौर प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा को यहाँ पर उतारा है। लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से किसी भी सीट को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है और बीजेपी, क्योंकि हमेशा हमने देखने को मिला है कि बीजेपी की जो रणनीति रहती है, बीजेपी आखिरी वक्त तक का इंतजार करती है और आखिरी में अपने पत्ते जो है वो खोलती है कि किस सीट से किसको प्रत्याशी उतारा जा रहा है, अपने अन्य कोई भी चीज हो। तो अभी इतनी जल्दी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम भी जो है वो ओपन नहीं किए जाएंगे। हालांकि उनको लेकर भी तैयारी और समीक्षा चल रही है, हर तरीके से हर एक स्तर पर उसको लेकर देखा जा रहा है, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो समीकरणों के लिहाज से जो प्रत्याशी बनेंगे उनको जो है वहां पे उतारा जाए। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी है और कहा है कि आज का दिन भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने का अवसर है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के 30 लाख नए मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदान का बहुत ज्यादा महत्व है। मतदान लोकतंत्र की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाता दिवस की सभी को बधाई दी है। निमंत्रित करता हूं, मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो आप सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश को लेकर बड़ा दावा, नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश जिसके साथ रहते हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश को लेकर बड़ा दावा, नीतीश को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश जिसके साथ रहते हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी वही काम करते हैं। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी को उत्तराधिकारी बताते हैं नीतीश। सम्राट का यह भी कहना है, इसके अलावा नीतीश परिवारवाद को मुद्दा मानते हैं। ये नीतीश का दोगलापन। तो बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। ये नीतीश का दोगलापन, नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं। तो सीधे सीधे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बड़ा बयान नीतीश कुमार को लेकर लिया है। ये नीतीश का दोगलापन है, जिस पार्टी में रहते हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली में 26 जनवरी को होने जा रही परेड की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें कि इतिहास में पहली बार महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने जा रहा है। बता दें कि महिला परेड दस्ते की कमांडर 2019 बैच की AGMUT कैडर की महिला IPS श्वेता सुनाथन अतिरिक्त उपायुक्त उत्तरी जिला की हैं, जो कि दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के दस्ते का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो वहीं निरीक्षक बिशन दास ठाकुर के लिए ये बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि पिछले 36 सालों से दिल्ली पुलिस की परेड प्रशिक्षण की कमान संभाले हुए हैं और इस साल उनकी ट्रेनिंग का आखिरी परेड दस्ता होगा, क्योंकि इस साल वे दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और विशेष आयुक्त पुलिस रॉबिन हिबू की निगरानी में दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता और दिल्ली पुलिस महिला बैंड का दस्ता भी जी जान से गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है।
हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से इस बार 2 आईपीएस अफसरों को गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। इसमें यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और आईजी मंजिल सैनी का नाम शामिल है। इन दोनों अफसरों को इस बार गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां शराब तस्कर मनवीर सिंह पवन कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि एसटीएफ ने दोनों को पंचकुला हरियाणा से गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों तस्करों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। वहीं एसटीएफ दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की शुरुआत कर चुकी है। अगली खबर संभल से है, जहां 2.5 साल पूर्व तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने 7 आरोपियों में से 4 को दोषमुक्त करार दिया है, लेकिन 3 को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर मृतक के पिता ने खुशी जाहिर की है। ये मामला ऑनर किलिंग से संबंधित है। इसमें जो मृतक नदीम था, तो उस नदीम के जो अभियुक्त है साजिद, उसकी बेटी नूर फातिमा से प्रेम संबंध थे और साजिद के घर पर रहकर मोटर बाइंडिंग का वो काम करता था। उसी दौरान उसके प्रेम संबंध नूर फातिमा से हो गए थे और नूर फातिमा से प्रेम संबंधों के कारण साजिद की और उसके परिवार वालों की बदनामी गांव में हो रही थी और इसी वजह से नदीम को उन्होंने अपने यहाँ से हटा दिया था और बाद में नदीम जो है अपना तरबूज बेचने का काम करने लगा। तरबूज बेचते समय 7 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करके ले जा करके उसको पीट करके उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।